नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 16 लेकर आए हैं और एपिसोड नंबर 16 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की पुस्तक से अध्याय नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं से 35 प्रश्न लेकर आए हैं। और आज के इस एपिसोड नंबर 16 के माध्यम से आपका जो चैप्टर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो ये चैप्टर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका कल जो है अगला चैप्टर आएगा आनुवंशिकता से संबंधित, वो भी आपका एक एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर आपका लगभग 4 से 5 क्लासेस में आपका क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है संपूर्ण हो जाएगा पूरी तरीके से। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। और आप सभी का जो अगला क्लास है आज इवनिंग में नहीं आ पाएगा और आपका मॉर्निंग में 8 बजे बिहार भूगोल की क्लास का नेक्स्ट एपिसोड आपको आएगा। तो बिहार भूगोल की जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगी। और आज इवनिंग में भी हमने आपको क्लास के लिए बोला था, लेकिन आज किन्हीं कारणवश संभव नहीं हो पाएगा, तो आज की यह क्लास है। बाकी इसके बाद आपको कल सुबह हम मिलेंगे आपसे। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं और लगभग यहाँ पर 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। और यह जो चैप्टर है हमने क्लास 10th एनसीईआरटी 7 से लेकर 10 एनसीईआरटी तक आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया है। अभी एमसीक्यू पोर्शन चल रहा है, तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक थ्योरी पोर्शन नहीं देखा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट वाइज। साथ में यहाँ पर बात करें, ऑप्शन आपके आरएनए है, डीएनए है, राइबोसोम है, एक से अधिक है, नन ऑफ दी से। क्या आंसर होगा पहले नंबर प्रश्न का? तो निम्नलिखित में से किसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डीएनए। डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डी फॉर डी ऑक्सी राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें तो कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम नाभिक भी बोलते हैं। तो कोशिका सेल के केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाने वाले गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है, यानी पेरेंट से बच्चों में आता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, गुणसूत्र और जीन जिनमें आनुवांशिक गुण होते हैं और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं, कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र और जीन किस भाग में पाए जाते हैं कोशिका के? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा यहाँ पर केंद्रक, न्यूक्लियस। इसी को हम कोशिका की नाभिक भी कहते हैं। तो केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस में गुणसूत्र और जीन पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिक गुण होते हैं और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है कोशिका के किस भाग में? केंद्रक के आरएनए में, केंद्रक के डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? तो यह होता है केंद्रक के डीएनए में। राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रक के डीएनए में। फिर अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? और या फिर दूसरे शब्दों में जो बीपीएससी तैयारी में आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किस स्थान पर होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे आपको प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न था कि किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो सूचना की जब आपसे संदर्भ में पूछेगा प्रोटीन संश्लेषण की सूचना संबंधी, तब आपका आंसर केंद्रक के डीएनए में हो जाएगा। और जब भी आपसे पूछेगा कि प्रोटीन संश्लेषण होता कहाँ पर है, किस स्थान पर होता है या कौन उसको कराता है, तब वहाँ पर उस केस में आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। 9th एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया गया है। बाकी हम 9th एनसीईआरटी में डिटेल में जो सेल वाला चैप्टर वो आपको हम कंप्लीट कवर करेंगे।
तो 4th नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कोशिकीय संरचना है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, या फिर राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका का वह स्थल जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है वह है राइबोसोम। कोशिका के अंदर राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन है, क्या आंसर होगा? तो वंशानुक्रम की मूल इकाई जीन है। आसान प्रश्न है, हालांकि बीपीएससी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो ये आपका एक्सरसाइज में प्रश्न दिया गया है, जो क्लास 10th की यह चैप्टर है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी में आपको लास्ट में आपको ये मिल जाएगा एक्सरसाइज में। तो अलैंगिक जनन की बात की जा रही है मुकुलन द्वारा। तो अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं में एक प्रकार होता है मुकुलन या मुकुलन विधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो बडिंग के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है लेशमानिया। 6 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो मुकुलन द्वारा 2 जीवों में होता है, जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। पहला है ईस्ट और दूसरा है हाइड्रा। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग या मुकुलन के जरिए अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ईस्ट या हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन या बडिंग अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जो हाइड्रा और ईस्ट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? अमीबा में आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा बाई बहुखंडन मल्टीपल फिशन से होता है क्या? द्विखंडन बाइनरी फिजन से होता है, या खंडन जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं? तो अमीबा में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो होता है वह जो है द्विखंडन बाइनरी फिशन की विधि से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 7वें में बी द्विखंडन बाइनरी फिशन। और अमीबा में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो द्विखंडन बाइनरी फिशन होता है ये जो है किसी भी तल में हो सकता है, तो इसमें जो है कोई एक फिक्स नहीं होता है। 7वें में बी हो जाएगा आपका। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस जीव में अलैंगिक जनन बहुखंडन मल्टीपल फिशन विधि से होता है? तो बहुखंडन विधि से या मल्टीपल फिशन मेथड से अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, लेशमानिया में, प्लाज्मोडियम में। तो 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बात करें तो मलेरिया परजीवी होता है, मलेरिया परजीवी जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से, मल्टीपल फिशन से। इसके अलावा बात करें लेशमानिया की, तो लेशमानिया क्या होता है? तो कालाजार का रोगाणु है। कालाजार नाम की जो बीमारी होती है लेशमानिया की वजह से होती है। तो कालाजार का रोगाणु है लेशमानिया। और लेशमानिया में क्या होता है? तो द्विखंडन होता है, लेकिन एक निर्धारित तल से होता है। वही अमीबा की बात करें तो द्विखंडन तो होता है, लेकिन किसी भी तल में हो सकता है। अमीबा में निर्धारित तल नहीं होता है, किसी भी तल में हो सकता है। वहीं लेशमानिया की बात करें तो द्विखंडन एक निर्धारित तल में होता है। यह फर्क होता है लेशमानिया और अमीबा में, होता दोनों में ही द्विखंडन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल फिशन या बहुखंडन की बात करें तो राइट आंसर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और प्लाज्मोडियम है क्या? तो यह जो है मलेरिया परजीवी है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन विधि फ्रेगमेंटेशन से अलैंगिक जनन होता है? तो खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन मेथड से अलैंगिक जनन होता है स्पाइरोगायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। 9 प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये स्पाइरोगायरा में होता है, एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। इसमें फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़े में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड जो है वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। बाकी डिटेल में हमने थ्योरी क्लास में कवर किया था इन सभी को। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जीवों में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं, रूपी अलैंगिक जनन होता है? तो रीजनरेशन मतलब होता है कि एक जीव था, वो मान लीजिए कट गया यहाँ से, तो कट के अलग हो गया, तो ये आपस में फिर से रीजनरेट कर जाएंगे, पुनर्जनन हो जाएगा इनके पूरे बॉडी पार्ट्स का, जैसे आपने छिपकली का देखा होगा, तो कुछ उसी प्रकार से। तो किन जीवों में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन होता है? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ईस्ट में। क्या आंसर होगा 10वें नंबर प्रश्न का? तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 10वें में आंसर डी हो जाएगा। ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट में अभी हमने देखा था क्या होता है, मुकुलन होता है, बडिंग जिसको बोलते हैं।
हाइड्रा और प्लेनेरिया की बात करें तो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों सक्षम होते हैं पुनरुद्भवन और या पुनर्जनन में। तो रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में हो सकता है, तो ए और बी दोनों सही है। इस वजह से 10 में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो ब्रायोफिल्म की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में दिया गया है, आपका पूरा फिगर दिया गया है। तो ब्रायोफिल्म की बात करें तो ब्रायोफिल्म में जो प्रजनन होता है, पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रजनन का तरीका कैसा होता है, तो ये कायिक प्रवर्धन के माध्यम से होता है। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन के माध्यम से ब्रायोफिल्म में प्रजनन होता है। किसके माध्यम से होता है? तो ये पत्ती के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइलम लीव्स का पत्ती का पूरा चित्र दिया गया एनसीईआरटी में, तो पत्ती के माध्यम से ब्रायोफाइलम में प्रजनन होता है। तरीका क्या है? तो कायिक प्रवर्धन। ये भी अलैंगिक जनन का एक तरीका है, अलैंगिक जनन का एक तरीका है जिसके अंतर्गत कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ब्रायोफिल्म में प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। ब्रायोफाइलम की बात करें तो ये कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है? तो कायिक प्रवर्धन जिनमें होता है ऐसे पौधों का समूह कौन सा है? गन्ना, आलू, केला, आलू पपीता केला, मूंगफली, ड्रमस्टिक और काजू। क्या आंसर होगा 12वें नंबर प्रश्न का? तो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो गन्ने में होता है, आलू में भी होता है, केला। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही है, गन्ना, आलू और केला। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो आपके दिए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि गन्ना दिया गया है, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली, आलू, इतने एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो कायिक प्रवर्धन किन में हो सकता है? गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली, आलू। कायिक प्रवर्धन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ऐसे जो पौधे होते हैं जो बीज धारण नहीं कर सकते हैं, बीज के माध्यम से जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं, तो सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु समासंग स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन का एक तरीका स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु समासंग भी होता है। किसमें होता है? राइजोबियम में होता है, राइजोपस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। 13वें नंबर में क्या आंसर होगा? तो बीजाणु समासंग स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रश्न 17वीं बीपीएससी में मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजोपस। राइजोपस के जो है कई नाम है, तो राइजोपस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीजाणु समासंग स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। राइजोपस होता क्या है? तो राइजोपस एक प्रकार का कवक फंगस होता है, फंजाई होता है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो जो ब्रेड की जो फफूंदी होती है ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो राइजोपस एक प्रकार का कवक फंगस है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस में जनन भाग को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बीजाणु धानी कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। याद रखिएगा, राइजोपस में जनन भाग कौन होता है जो जनन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम बीजाणु धानी या स्पोरेंजिया कहते हैं। जिनमें विशेष कोशिकाएं होती हैं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो राइजोपस में जनन भाग याद रखिएगा स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे आने से पहले जो अलैंगिक जनन के तरीके हैं अभी हमने प्रश्न देखे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है फिशन, जिसको हम विखंडन बोलते हैं। विखंडन के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के विखंडन पढ़ने हैं। पहला है बाइनरी फिशन, द्विखंडन। तो द्विखंडन की अगर हम बात करें तो किसी भी तल में अमीबा में होता है। फिर है बाइनरी फिशन, द्विखंडन एक निर्धारित तल में होगा, किसमें? तो कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में। दूसरा तरीका यह हो गया। फिर तीसरा तरीका होता है मल्टीपल फिशन, बहुखंडन। तो बहुखंडन किसमें होता है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में। ये आपका एक प्रकार हो गया फिशन विखंडन। विखंडन के अंतर्गत 3 प्रकार के विखंडन, द्विखंडन किसी भी तल में, द्विखंडन एक निर्धारित तल में, फिर है बहुखंडन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के केस में। फिर दूसरा तरीका है अलैंगिक जनन का फ्रेगमेंटेशन या खंडन, ये किस में होता है? तो स्पाइरोगायरा में होता है। फिर तीसरा है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ये किस में होता है? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में। फिर बात करते हैं बडिंग मुकुलन की, तो बडिंग या मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। फिर यहाँ पर बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करेंगे तो कायिक प्रवर्धन जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम की पत्तियों में होता है। यह पद्धति अगर बात करें
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, कायिक प्रवर्धन की। तो कायिक प्रवर्धन की जो पद्धति है, केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो केला, संतरा, गुलाब और चमेली ऐसे पौधे हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो ऐसे पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन की जो पद्धति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर छठा है बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। तो राइजोपस में होता है, इसके अलावा फर्न में भी होता है। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक से अधिक आंसर नहीं था और दो आंसर उसमें सही थे। राइजोपस भी सही था, फर्न भी सही था, एक से अधिक आंसर भी नहीं था, तो इस वजह से 17वीं बीपीएससी का वहाँ प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। तो राइजोपस और फर्न वहाँ पर दोनों दिए गए थे। एनसीईआरटी में आपका राइजोपस दिया है, फर्न नहीं दिया है। बाकी फर्न भी एग्जाम्पल उदाहरण होता है बीजाणु समासंग का, स्पोर फॉर्मेशन का। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से ऊतक संवर्धन तकनीक, टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी में आपको पूरा एक ब्रैकेट में दिया गया है। तो ऊतक संवर्धन तकनीक, टिश्यू कल्चर टेक्निक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक गॉटलिब हैम्बरलैंड थे। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा 14वें नंबर प्रश्न का? तो 14वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 14वें नंबर प्रश्न में तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए और बी आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये आपको हमने अलग से ऐड किया है। तो ए और बी और सी तीनों ही सही हैं। संवर्धन, ऊतक संवर्धन तकनीक से रिलेटेड, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। जो भी सजावटी पौधे होते हैं, जैसे हम लोग जो बुके वगैरह में यूज़ करते हैं, शादी विवाह के समारोह में जो हम गिफ्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें सजावटी पौधे का भी इस्तेमाल होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनन कोशिका जर्मसेल में भोजन का भंडार संचित होता है? तो निम्नलिखित में से किस जनन कोशिका जर्मसेल में भोजन का भंडार संचित होता है? ऑप्शन ए है नर युग्मक मेल जमेट में, मादा युग्मक फीमेल जमेट में, ऑप्शन सी है जाइगोट। तो 15 में क्या आंसर होगा? तो जर्म सेल दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जनन कोशिका दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, मेल जमेट और फीमेल जमेट। तो एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है फीमेल जर्म सेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भोजन का भंडार जो संचित होता है वो होता है मादा युग्मक में, फीमेल जमेट में। तो याद रखिएगा, फीमेल जर्म सेल में या मादा युग्मक या फीमेल जमेट में भोजन का भंडार संचित होता है। नर युग्मक की बात करें, मेल जमेट की अगर बात करें तो यह कैसा होता है? तो नर युग्मक या मेल जमेट जो होता है ये गतिशील जनन कोशिका होता है। तो जो गतिशील जनन कोशिका होता है उसको हम नर युग्मक कहते हैं। पपीता और तरबूज किस प्रकार के पुष्प कहलाते हैं? तो ये आपको बताना है। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल हैं, उभय लिंगी बाइसेक्सुअल हैं। तो पपीता तरबूज किस प्रकार के पुष्प के अंतर्गत आते हैं? इनके जो पुष्प होते हैं किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अगर बात करें पपीता तरबूज तो ये आते हैं एक लिंगी यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर की कैटेगरी में रखे जाते हैं पुष्प में। और अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं, तो जब पुष्प में पुंकेसर जिसको स्टेमन बोलते हैं इंग्लिश में, अथवा स्त्री केसर जिसको हम कार्पल बोलते हैं, में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। तो पहली बात तो ये कि फूल या पुष्प में दो जननांग पाए जाते हैं, एक पुरुष जननांग जो होता है जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं, दूसरा होता है स्त्री केसर कार्पल होता है। और दोनों में से कोई एक जननांग जब उपस्थित होगा तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। तो पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। और इसमें होगा क्या, या तो पुंकेसर पाया जाएगा या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, कोई एक ही पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है? ऑप्शन है पपीता, तरबूज, गुड़हल। क्या आंसर होगा? तो उभयलिंगी पुष्प यहाँ पे आपसे पूछा गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो उभयलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन और कार्पल, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, दोनों की उपस्थिति होती है। तो पपीता और तरबूज हमने देखा, ये तो उदाहरण है एक लिंगी के। तो गुड़हल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो गुड़हल उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल के अलावा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है सरसों के बारे में। तो गुड़हल और सरसों उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है जिनमें पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो जब दोनों इस उपस्थित होंगे एक साथ में तो ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्प के जनन भाग कौन से हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं? तो पुष्प के जनन भाग कौन से हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं? वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, पुंकेसर जिसको स्टेमन कहते हैं, स्त्री केसर जिसको कार्पल कहते हैं। तो पुष्प के जनन भाग की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के जनन भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है स्त्री केसर। तो बी और सी दोनों सही है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्तिकाग्र नहीं होगा, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से पुष्प के कौन से जननांग परागकण पोलन ग्रेन्स बनाते हैं जो पीले रंग के होते हैं? तो पुष्प के कौन से जननांग होते हैं जो परागकण का निर्माण करते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं? और पोलन ग्रेन्स या परागकण सामान्यतः किस कलर के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। वर्तिका, स्टाइल, पुंकेसर, स्टेमन, स्त्री केसर, कार्पल। तो कौन बनाते हैं? तो पुष्प के कौन से जननांग परागकण पोलन ग्रेन्स बनाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है पुंकेसर। स्टेमन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं, तो ये जिम्मेदार होते हैं परागकण पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए। पुंकेसर नर जननांग होते हैं जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले होते हैं। स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? पुष्प के केंद्र में, तथा पुष्प का मादा जननांग होता है। फिर अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा जननांग का शीर्ष भाग। पुष्प के जो मादा जननांग होते हैं उनमें 3 भाग में हम विभाजित करते हैं। 3 भाग यहाँ पर आपके सामने हैं। पूछा गया है कि शीर्ष भाग, पुष्प के मादा जननांग का शीर्ष भाग क्या होता है जो प्रायः चिपचिपा होता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। और जो चिपचिपा होता है, इसी कारण से जो परागण की प्रक्रिया होती है एंथर से परागकोश से लेकर स्टिग्मा की तरफ, तो ये जो है होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो ये शीर्ष भाग होता है पुरुष के मादा जननांग का शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है, इसी को हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडाशय की बात करें, ओवरी की बात करें तो परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज जाइगोट बनता है जिसमें नए पौधे से विकसित होने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो परागकण का स्थानांतरण अगर उसी सेम जो है फ्लावर के सेम पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अंकुरण, जर्मिनेशन। क्या होगा आंसर 21 नंबर प्रश्न का? तो जब भी परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के सेम पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर होता है तब इसे हम कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होंगे तब उस केस में हम परपरागण कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और परागकणों का यह जो स्थानांतरण होता है परपरागण के अंतर्गत, क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत, यह वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर होगा तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होंगे तब उस केस में परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अगला प्रश्न है, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग में विकसित होता है? फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर? ओव्यूल बीजांड से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र से, ओवोरी अंडाशय से। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओवरी। अंडाशय से या ओवरी से फल जो है निर्मित होता है। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय जो है परिपक्व होकर जब पक जाता है या परिपक्व हो जाता है तो यह फल बना लेता है। फिर अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से, पराग कोश में होते हैं द एंथर कंटेन्स। पराग कोश में क्या होता है? बाह्यदल, सीपल होता है, अंडाशय, ओवरी होता है, परागकण, पोलन ग्रेन्स होता है। तो पराग कोश में होता क्या है? एंथर में क्या होता है? तो एंथर या पराग कोश की अगर बात करें तो पराग कोश में होता है परागकण, पोलन ग्रेन्स, जिसका जो ट्रांसफर है, जिसका स्थानांतरण है परागण की क्रिया के समय होता है। कहाँ से कहाँ होता है? तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न आपके सामने है। तो कौन मानव में मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने अंडाशय, ओवरी। ऑप्शन बी है गर्भाशय, यूटेरस। ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस। ऑप्शन डी है डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। एज इट इज हमने ऑप्शंस रख दिए हैं यहाँ पर आपके सामने, पांचवा है नन। तो क्या आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का? तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो अंडाशय, ओवरी भाग है, गर्भाशय, यूटेरस भी भाग है, डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब भी भाग है,
शुक्रवाहिका वास डिफरेंस की बात करें तो ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। तो शुक्रवाहिका वास डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। बाकी ए, बी और डी यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस जो होता है ये मानव में पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। फिर अगला प्रश्न है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु स्पर्म जिसको बोलते हैं का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो नर जनन कोशिका या शुक्राणु स्पर्म का निर्माण किसमें होता है? शुक्रवाहिका वास डिफरेंस में, वृषण कोश स्क्रोटम में, या वृषण टेस्टिस में। तो कहाँ होता है नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण? तो राइट आंसर आपका 25 का हो जाएगा सी, वृषण। वृषण या टेस्टिस में निर्माण होता है शुक्राणु का या स्पर्म का, जिसको हम नरजनन कोशिका कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। इसलिए जो वृषण होता है कहाँ पर स्थित होता है? तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, तो स्क्रोटम के अंदर स्थित होता है। और स्क्रोटम वृषण कोश का काम क्या होता है? तो तापमान का, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम रखता है। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के उत्पादन एवं श्रावण में किसकी भूमिका होती है? अंडाशय, वृषण या वृषण कोश। तो 26 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है ये वृषण टेस्टस का फंक्शन होता है, उत्पादन एवं श्रावण में भूमिका होती है वृषण या टेस्टस की। तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। फिर बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण किससे होता है? थोड़ा सा स्पेसिफिक यहाँ पर आपके लिए कर दिया गया। वैसे तो होता किससे है? तो अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन प्लेसेंटा से, प्रोस्टेट ग्लैंड से या कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन? तो ये होता है अंडाशय ओवरी में स्थित होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि स्थित होता है अंडाशय या ओवरी में, उसी से स्रावन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था के शुरुआती चरणों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किनके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं और इनका स्रावण किनके द्वारा होता है? अंडाशय ओवरी के द्वारा, वृषण टेस्टिस के द्वारा, अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोनों का जो स्रावण होता है वो अंडाशय ओवरी के द्वारा होता है। बाकी प्रोजेस्टेरोन का हमने स्पेसिफिक रूप से देख लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है, लॉन्ग टेल होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म संरचनाएं कौन होती हैं जो मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ को कैरी करती हैं। एक लंबी पूंछ भी होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो मादा युग्मक फीमेल जमेट होता है, नर युग्मक मेल जमेट होता है, शुक्राणु स्पर्म्स होता है। क्या आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का? तो 29 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मादा युग्मक तो होगा नहीं, नर युग्मक की बात की गई है, पुरुष युग्मक की बात की गई। तो राइट आंसर आपका बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, शुक्राणु स्पर्म। तो नर युग्मक या मेल जमेट को ही हम क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, भ्रूण को जो कि इम्ब्रायो होता है, भ्रूण या इम्ब्रायो को माँ के रुधिर से ही, माँ के ब्लड से या रक्त से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो द इम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कार्ड। तो जो इम्ब्रायो होता है या भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन या पोषण कैसे मिलता है? मदर के या माँ के रक्त से या ब्लड से। तो एक स्पेशल टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय यूटेरस कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, या अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है, इसके लिए जो संरचना होती है, जो स्पेशल टिश्यू होता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा जो है एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। यहाँ माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा होता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका जो है कैसे निपटान होता है?
तो उनका जो निपटान होता है वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में स्थानांतरण द्वारा होता है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब अगर आप पूछेगा अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं उनका निपटान किनके माध्यम से, तो प्लेसेंटा के ही माध्यम से ये भी होता है। और साथ में जो पोषण मिलता है इम्ब्रायो को, भ्रूण को, वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। और प्लेसेंटा जो रहता है ये माँ के जो रक्त में स्थानांतरण द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक, एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। तो ओवरी से लेकर यूटेरस तक जो सफ़र रहता है अंडे का वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का, जिसको अंडवाहिका कहते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा, शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो सी तो होगा नहीं क्योंकि ये मेल पार्ट है। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाता है? तो राइट आंसर है आपका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब है चाहे ओविडक्ट है, एक ही नाम है, इसको हिंदी में हम अंडवाहिका कहते हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, याद रखना है कि गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूटेरस। तो यूटेरस या गर्भाशय में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लयबद्ध संकुचन होता है, उसी से शिशु का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न है, CPR का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्स रिड्यूसिएशन, कार्डियो पल्मनरी रिड्यूसिएशन, कार्डियो प्रेशर रिड्यूसिएशन। तो इस बार UPPCS प्री में यह सवाल पूछा गया था। तो CPR का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो CPR का फुल फॉर्म B है, कार्डियो पल्मनरी रिड्यूसिएशन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके सामने है, एलिसा परीक्षण डैश का निदान करने के लिए कार्यरत है? स्वाइन फ्लू, पोलियो वायरस, एड्स एंटीबॉडी। तो एलिसा परीक्षण की बात करें तो ये एड्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। फिर अगला प्रश्न है, कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का क्या कार्य है? तो कॉपर टी जो है गर्भ निरोधक तरीका है कि जो गर्भ धारण को रोकने के लिए एक तरीका होता है। तो कॉपर टी में जो है इस्तेमाल होने वाले कॉपर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शुक्राणु नाशक का, शुक्राणु का नाश करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी जो होता है योनि के माध्यम से गर्भाशय में डॉक्टर द्वारा डाला गया एक अंतः गर्भाशय उपकरण होता है। यह गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षण कोशिका क्रिया को बढ़ाता है, साथ ही यह कॉपर आयनों को भी मुक्त करता है जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता का समन करते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। इस प्रकार कॉपर टी में प्रयुक्त तांबे का या कॉपर का शुक्राणु नाशक कार्य होता है। कॉपर टी का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में कैसे किया जाता है? तो एक महिला के गर्भाशय के अंदर फैलोपियन नली को अवरुद्ध करके यह काम किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न आज का, परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है? तो पराग कणों का अंकुरण, अंडे में पराग ट्यूब की वृद्धि, पौधों के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। तो क्या आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पौधों के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण को ही हम परागण कहते हैं। और एक्चुअल में बात करें तो परागण होता क्या, पॉलिनेशन क्या होता है? तो पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का पराग कोश से यानी एंथर से फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक का ट्रांसफर होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पर आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, साथ में यह जो चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे, जिसमें हम बिहार भूगोल का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।